मेरा नाम नीतू है। मैं अभी लखनऊ में रहती हूँ। मूलतः मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। कानपुर यूनिवर्सिटी से हमने मास कॉम 2008-10 में किया है। 2011 से 2016 तक हमने अपने करियर की शुरुआत एक सामुदायिक रेडियो से की, जो कानपुर देहात में स्थित है, जिसका नाम वक्त की आवाज़ 91.2 FM है। हमने मई 2011 से मई 2016 तक तकरीबन 5 साल वहाँ पे काम किया, जहाँ पे हमने 300 गाँवों में विभिन्न मुद्दों पे काम किया। हमने सैनिटेशन पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया, हमने वुमेन रिलेटेड इशू पे काम किया, हमने पंचायती राज पे काम किया। ऐसे अनगिनत विषय जिस पे हमने लंबे समय तक काम किया। 2016 में हमने भारत का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म गाँव कनेक्शन में बतौर जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत की, जहाँ पे हमने 5 साल यहाँ पे भी हमने काम किया। हमने अपने करियर में 2 ही संस्थानों में काम किया, एक तो सामुदायिक रेडियो, दूसरा गाँव कनेक्शन जैसा मीडिया हाउस। यहाँ पे इन दोनों ही संस्थानों में हमने लगभग 5-5 साल काम किया। दोनों संस्थानों में एक चीज़ बहुत सिमिलर थी, वो ये थी कि हमें रूरल जर्नलिज्म करने का मौका मिला। हमने ग्रामीण पत्रकारिता की, हमने भारत के गाँव में जाके काम किया। हमने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड जैसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कम्युनिटी के साथ अलग-अलग तरह के मुद्दों पे काम किया। पिछले 1.5 साल से लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, हमने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम सेट्स ऑफ रूरल इंडिया है। हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, कुछ अलग-अलग मीडिया संस्थानों को अपनी स्टोरी पिच करते हैं और फिर उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, महिलाओं के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का व्यवहार हमारे घरों से किया जाता है और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमने काफी चेंज देखा है, खुद भी और बाकी जो महिलाएं आगे आ रही हैं उनमें भी देखा है, जिसका बड़ा कारण मुझे लगता है उनकी कनेक्टिविटी, जो उनके उपकरणों से कनेक्टिविटी बढ़ी है, जो वो मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने लगी हैं। हम देखते हैं कि गाँव की महिलाएं अब ट्विटर और फेसबुक पे आ गई हैं और न सिर्फ केवल ट्विटर और फेसबुक पे आ गई हैं बल्कि अपनी बात भी कहने लगी हैं। हमने झारखंड में काफी लंबा वक्त गुजारा है, हम करीब 1.5 साल झारखंड में रहे हैं और जो झारखंड के स्वयं सहायता समूह है वहाँ पे ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ की महिलाओं को हमने बहुत सशक्त देखा है कंपेयर टू यूपी की महिलाएं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं आपको बाजार में सब्जी बेचते नजर आएंगी, वहाँ की महिलाएं आपको पत्थर तोड़ते नजर आएंगी, वहाँ की महिलाएं आपको पेड़ पे चढ़े हुए लकड़ी तोड़ते नजर आएंगी। वहाँ की महिलाओं को हमने ज्यादा सशक्त देखा है और वहाँ पे काम में बंटवारे नहीं है, हमारे यूपी में काम में बंटवारे हैं। हमने निर्धारित कर दिया है कि ये काम पुरुष करेंगे, ये काम महिलाएं करेंगी, जबकि झारखंड जैसे एरिया में या फिर जो भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं हमारे भारत में, उन सभी आदिवासी इलाकों में महिलाएं ज्यादा सशक्त रूप से आगे आ पा रही हैं और स्वयं सहायता समूह का इस समय बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं महिलाओं को संगठित करने का बहुत स्ट्रांग तरीका मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग माध्यम दिख रहा है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, बैठक कर रही हैं, बैठक में बचत कर रही हैं, बचत करने के बाद उनके हाथ में जब वो समूह से लोन लेती हैं तो पैसा आता है, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। मसला पूरा इंडिपेंडेंट होने का है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, तब शायद अपनी बात ज्यादा मुखरता के साथ कह पाएंगे। अब की महिलाओं में हम वो मुखरता देख पा रहे हैं, अब की लड़कियों में हम वो मुखरता देख पा रहे हैं। पहले की तुलना में अगर हम तुलना करें पहले और अब में, तो मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को मैंने देखा है ट्विटर पे वो सवाल कर रही हैं सरकार को टैग करते हुए, वो फेसबुक पे अपने गांव की समस्याओं को डाल रही हैं, वो इन उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रही हैं, इन सोशल मीडिया माध्यमों का भी इस्तेमाल कर रही हैं और वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और वो सरकार से भी सवाल कर रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि सवाल ना कर रही हैं, पर हाँ एक बड़ी संख्या ये भी है जो अभी भी सवाल करने से कतरा रही है। पर अगर जो महिलाएं सवाल कर रही हैं, हमारी रिपोर्टिंग में भी हमें ऐसी महिलाओं की कहानियों को प्रोत्साहन देना है। हमेशा हम नेगेटिव बात क्यों करें, हमारे गाँव में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। गाँव की महिलाएं और लड़कियां एक अपनी अलग पहचान बना रही हैं, उनको देखकर दूसरी लड़कियां और महिलाएं प्रेरित हो, उत्साहित हो। हमें इस तरह की कहानियों पे भी फोकस करना है। जब इस तरह की कहानियों का विस्तार होगा तो जो महिलाएं आज भी घर से नहीं निकल पा रही हैं, शायद उनको रास्ते मिलेंगे। जो लड़कियां आज भी करियर बनाने के बारे में नहीं सोच पा रही हैं, उनको शायद एक आइडिया मिलेगा। तो जरूरी है कि हमें सिर्फ निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमें नकारात्मकता नहीं दिखानी है, क्योंकि हर सुबह हमारा खुद से मन करता है कि हम एक सकारात्मक खबर पढ़ें, हम एक पॉजिटिव स्टोरी पढ़ें जिससे हमें एनर्जी मिले।
हमने भारत के अलग अलग राज्यों में जाके बहुत सारी सकारात्मक कहानियां की हैं, बदलाव की कहानियां की हैं, जिन कहानियों से हमें उत्साह मिलता है, सीख मिलती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दों पे रिपोर्टिंग की कमी अभी भी बहुत है, पत्रकारिता में महिलाओं की सहभागिता की कमी है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। हम सिर्फ ये कहते नहीं कि इसमें इसकी कमी है, इसमें इसकी कमी है, तो शायद काम नहीं चलेगा। हमें इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हमें ये सोचना है। देखिए, हम इस तरह की भूमिका को दो तरीके से देखते हैं। हमने अपनी रिपोर्टिंग में दोनों तरह के लोगों को देखा है। हमने कई ऐसी महिला प्रधानों की कहानियां कवर की हैं जो अपने कम्युनिटी में, जो अपनी ग्राम पंचायत में बहुत बेहतर काम कर रही हैं, जिससे शायद दूसरी महिला प्रधान सीख सकती हैं। हमने पिछले साल अभी मलिहाबाद से एक स्टोरी की थी कि आखिर कौन है ये प्रधान पति, प्रधान पुत्र और प्रधान देवर। जबकि पंचायत में महिला प्रधान होती है पर उससे मौके नहीं मिलते हैं, वो आगे नहीं बढ़ती है। देखिए, ये भी मसला सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग पे आके दिख जाता है कि जब तक हम इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हमें एक आदत हो जाती है ना, पुरुषों को ये आदत हो गई है कि अगर महिला सीट निकली है, वो रिजर्व सीट है, पुरुष खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसने महिला को खड़ा कर दिया। महिला जीत गई तो अब हम उससे हस्ताक्षर करवा लेते हैं या फिर उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, और जो पति होता है या बेटा होता है वो खुद को प्रधान प्रतिनिधि लिखने लगता है। कई बार तो पंचायतों में महिला प्रधान का नाम ही गायब हो जाता है। वो आप उनके स्कीम्स में देख लीजिए, वो आप उनके शौचालय बने हैं उन पे देख लीजिए, वो आप बिल्डिंग्स में देख लीजिए, सिर्फ प्रधान प्रतिनिधि लिखा होता है। प्रधान प्रतिनिधि अब एक नया नाम आ गया है। प्रतिनिधि मतलब वो पति उसका, वो बेटा उसका, वो देवर उसका, लेकिन वो महिला कहीं नहीं दिखती है। फिर हम एक बात कहेंगे कि जब तक इस तरह की बात पे क्या जो बैठकें होती हैं, जो वहाँ पे वीडियो या एडीओ जो भी पंचायत राज अधिकारी आते हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि इस ग्राम की प्रधान महिला है या पुरुष है? फिर वो क्यों नहीं सवाल करते हैं? अब धीरे धीरे लोग सवाल करने लगे हैं, तो चलो महिलाएं घर से निकलकर पंचायती राज बैठक तक आ गई हैं, पर उनमें ये जागरूकता ही नहीं है कि जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है पंचायत में, या जो भी कार्यकारिणी जो योजना बन रही है उसमें उनकी सहभागिता कितनी दिखे। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि पहले की तुलना में, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो एनम हो, या जो भी महिला लीडर्स हैं, वो शायद अपनी जगह बना रही हैं। उनको थोड़ा समय लग रहा है, वो अपना स्पेस, महिलाओं को अपना स्पेस खुद से बनाना पड़ेगा। आपको पुरुष कभी स्वेच्छा से वो स्पेस प्रदान नहीं करेंगे कि ये आपका स्पेस है, आप इसको लीजिए। आपको अपना स्पेस खुद बनाना पड़ेगा। अपना स्पेस आप तब बना पाएंगे जब आप जागरूक होंगे, जब आप सशक्त होंगे, जब आप मजबूत होंगे। तो मुझे लगता है कि अब महिलाएं इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। बस हमें जरूरत है कि जो महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं उनकी कहानियों को थोड़ा प्रोत्साहन करें, उन्हें जो भी हमारी राज्य सरकारें हैं उनको सराहें, उनको सम्मान दें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ अपने काम को काम न समझ के एक एप्रिसिएशन भी उनके मन में आए कि हम जो काम कर रहे हैं उसको सराहा भी जा रहा है, उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो उनमें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी, उनमें एक अलग तरह की हिम्मत आएगी। अब मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि हमने 5 साल कम्युनिटी रेडियो में काम किया और 5 साल हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, और करीब 11-12 साल काम करने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं रेडियो को आज भी देती हूँ। मैं कितना भी बीमार रहूं, पर अगर आप हमारे सामने माइक रख देंगे तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने मन की बात बहुत खो के कह पाती हूँ। अगर हम ग्रामीण पत्रकारिता की बात करें, अगर हम ग्रामीण भारत के गाँव की बात करें, मुझे लगता है आज की डेट में कम्युनिटी रेडियो से ज्यादा सशक्त कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमारे गाँव में एक बड़ी आबादी है जो अशिक्षित है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास सीमित संसाधन है। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको आपके शब्दों में, आपके तरीके से, आपकी भाषा में आपको आपकी बात समझाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सशक्त टूल है आज की डेट में भी। हमने सभी संस्थानों में काम किया, और आज भी जब हम अपने आपको जो एक सशक्त माध्यम के तौर पे देखते हैं, मीडिया में टूल्स को देखते हैं, तो मुझे कम्युनिटी रेडियो नजर आता है, जहाँ पे आप सरकार की स्कीम्स का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, गांव के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। गांव में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे गांव के जो लोकगीत है जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, गांव के जो आला है, जो सोहर है, जो बन्नी बनना है,
जो खत्म होते जा रहे हैं, आप उनको उनकी आवाज में रिकॉर्ड करिए जाके। कम्युनिटी रेडियो कहा ही जाता है फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, आपके लिए, आपके द्वारा, आपका बनाया हुआ। यानी ये कम्युनिटी रेडियो की जब परिकल्पना की गई थी तो यही सोचा गया था कि ये आपका है, यानी समुदाय का है, इसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए और आपकी ही बात इसमें होगी। तो सामुदायिक रेडियो की सबसे खूबसूरती यही है कि जब मैं गांव की किसी 50 साल की महिला या किसी 60-80 साल के बुजुर्ग को गाते हुए सुनती हूँ तो बड़ा खुश होता है कि मेरा गांव, मेरे ही मेरा गीत, मेरा आल्हा मेरे समुदाय में सुनाया जा रहा है, जिसको 300, 400, 500 गाँव के लोग सुनते हैं। अगर हम कानपुर देहात जिस कम्युनिटी रेडियो में हमने काम किया है, वहाँ पे करीब 5 लाख लिसनर हैं जो रेगुलर सुनते हैं उस रेडियो को। जब हम काम करते थे, अब तो समय बदल गया, ज्यादा संख्या बढ़ गई होगी। लोग खुश होते हैं कि आप बताते हैं कि फला गांव के फला व्यक्ति के आल्हा को उनकी आवाज में सुनते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। गांव में किसी की भैंस खो गई, वो दौड़ के रेडियो स्टेशन चलाता है, भैया मेरी सूचना चला दीजिए, हमारी भैंस खो गई। अब हम सूचना कर देते थे कि इस कलर की भैंस है और उसे ऐसी है, इस गांव से निकली है, अगर किसी को दिखे। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों की भैंसें मिल गई हैं, लोगों को बहुत फायदे हुए। किसी के डॉक्यूमेंट बस में खो गए हैं, किसी के कुछ कागजात कहीं जरूरी गिर गए हैं, किसी का आधार कार्ड किसी दुकान पे खो गया है, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कहीं खो जाते थे वो आके रेडियो में बोलता था, हम सूचना देते थे। तो अगला व्यक्ति जब हमारी फोन लाइन्स ओपन रहती थी तो बताते थे जी उनके कागज हमारे पास रखे हैं और हम रेडियो स्टेशन ले जाते, आप उनको पहुंचा दीजिएगा। हम उसको अप्रिशिएट करते थे, उस तक पहुंच जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। बाकी के जो टूल्स है वो मुझे बहुत वन वे दिखते हैं। मतलब अगर हम टीवी की बात करें, हमने समाचार आए, बोले, पढ़ दिया, हमें एक जानकारी मिल गई, हमने कोई खबर आई, बताई, बात हो गई। पर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं। जब हमने रेडियो में काम किया था तो मुझे लगता है कि उस समय हमने एक पहली सीरीज लिखी थी, घर की लुटिया खेत में गई है। तब तो स्वच्छ भारत मिशन प्रोजेक्ट भी नहीं आया था, शौचालय की इतनी बात भी नहीं होती थी। तब हमने वहाँ की भाषा में एक सीरीज डायरी लिखी थी, घर की लुटिया खेत में गई है, मतलब जो लोटा लेके लोग शौचालय जाते हैं। उसका असर ये हुआ था कि हमारे 5 या 6 एपिसोड शायद पब्लिश हुए थे। तब तक कई पिताओं ने अपने घर में शौचालय खुद के पैसे से बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें लोगों को ये भी अवेयर करना है ना कि शौचालय आपके घर में वही सब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जब हम 2 खंड 3 खंड का मकान बना सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, हम महंगे फोन खरीद सकते हैं, तो 10-12 हजार के शौचालय के लिए हम सालों सरकार का वेट करते हैं, उस स्कीम का वेट करते हैं। तो अगर हम सक्षम हैं तो हमें लगता है कि हम इस तरह का इस्तेमाल करें। तो मुझे रेडियो एक बहुत स्ट्रांग टूल दिखता है और मैं बच्चों से कहना चाहूंगी जो स्टूडेंट्स रेडियो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए ना तो आपका खूबसूरत होना जरूरी है, ना तो आपका स्मार्ट होना जरूरी है, बस आपको गाँव के मुद्दों की समझ हो, आप थोड़ा सा वोकल हो, थोड़ा सा बात कर लेते हो, आपकी भाषा थोड़ी प्रभावी हो। और जब आप उनकी भाषा में बात करोगे, कम्युनिटी रेडियो में उनकी भाषा में बात करना बहुत जरूरी है, तो आप इसमें सक्सेस हैं। और अब कम्युनिटी रेडियो का बहुत स्कोप है, मतलब सरकार ने भी ऐसा कहा है कि वो आने वाले साल में करीब 5000 कम्युनिटी रेडियो को लाइसेंस देने की प्रोसेस में वो चाहता है कि भविष्य में 5000 कम्युनिटी रेडियो हो। तो अपार संभावनाएं हैं कम्युनिटी रेडियो में। हाँ, देखिए जो सतत विकास लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, इस पे हमने बहुत सारी कहानियां कवर की हैं। अगर हम आपको मध्य प्रदेश के एक किसान का उदाहरण देना चाहें तो सागर जिले के किसान हैं आकाश चौरसिया, काफी यंग है, मुझे लगता है 28-30 सालों की उम्र होगी। उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है कि जो बरसात के समय पानी वेस्ट हो जाता है और किसान गर्मियों में अपनी फसल को सींच नहीं पाते हैं, उनके खेतों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है कि किसान कैसे अपने खेत में बरसात के पानी को संचयित कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे 5000 से ज्यादा गड्ढे बनवाए थे 2018 या 19 में। अब तो उन गड्ढों की संख्या हजारों में पहुंच गई होगी। तो उन्होंने हर एक किसान के खेत में, जहाँ पे खेत पर ढलान होता है, वहां पे उन्होंने वो गड्ढा बनाया और उसमें उन्होंने बरसात का पानी संरक्षित किया और उस संरक्षित पानी से खेत में नमी बनी रही और जो अगली फसल है, अगर बरसात नहीं भी हो पा रही है, उन्हें सूखे में पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उस पानी से पर्याप्त फसल निकल पा रही है। जो खेत एक समय खाली पड़े रहते थे, उन खेतों में इस तरह का सिंचाई होनी शुरू हो गई। तो ऐसे हमने बहुत सारे मॉडल देखे हैं
जो इस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये सक्सेस भी है। आकाश चौरसिया जी ने मध्य प्रदेश से ये काम शुरू किया था, फिर उन्होंने यूपी, झारखंड और दूसरे स्टेटों में इस मॉडल को लागू किया और कई किसानों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी एक किसान क्या हम कहेंगे, एक यंग साथी है, रामवीर तंवर नाम है उनका, वो तालाबों पे काम कर रहे हैं। भारत के जो गाँव के तालाब थे वो अब सूख गए हैं, या कह सकते हैं तालाब सिमट गए हैं। तो उन्होंने जो गाँव के गंदे तालाब पड़े थे, या जिन जमीनों पे पहले तालाब हुआ करते थे, अब उनमें जरा सा गड्ढे में पानी बचा है, उन तालाबों को वो डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वो पानी पे काफी बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी पत्रकार है, पत्रकार पहले रहे थे, वो ग्राम प्रधान बन गए हैं जालौन जिले में मलकपुरा ग्राम पंचायत में। वो पानी के वेस्टेज को रोक रहे हैं। उन्होंने नल के पास, ट्यूबवेल के पास, बाथरूम के पास जगह जगह सोखे गड्ढे बनाए हैं, और जहाँ पे बरसात का पानी नालियों से बह के सीधे तालाब में चला जाता है, तो उन पानियों को कैसे संरक्षित किया जाए जिससे जमीन के अंदर का जो पानी वाटर लेवल है वो मैनेज हो सके। तो ऐसे दर्जनों किसानों की कहानियां, दर्जनों यूथ की कहानियां हैं। मुझे लगता है कि ये मॉडल बेहतर तरीके से सक्सेस हो रहा है, पर हमें इस तरह की कहानियों को बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये कहानियां ज्यादा हमें तब देखने को मिलेंगी जब हम भारत के गाँव में घूमेंगे, जब हम किसानों के बीच में जाएंगे, जब हम महिला एंटरप्रेन्योर के बीच में जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। उत्तराखंड की एक लड़की है दिव्या रावत। दिव्या रावत में पहाड़ों पे पलायन बहुत जोरों से चलता है, सबको पता है, पर दिव्या रावत ने मशरूम की खेती करके पहाड़ों के हजार लोगों की के पलायन को दिल्ली जाने से रोका है। उन्होंने वहां पर मशरूम की एक बड़ी वो यूनिट लगा के बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिससे लोग काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से सस्टेन हो रहा है, और ये कम्युनिटी की सहभागिता से सस्टेन हो रहा है। सस्टेनेबल मॉडल तभी आपका सक्सेस है जब उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बगैर ये मॉडल कभी सस्टेन हो ही नहीं सकता, और कम्युनिटी रेडियो भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कम्युनिटी रेडियो भी तभी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है क्योंकि इसमें कम्युनिटी की भागीदारी काफी ज्यादा है। जिस भी चीज में कम्युनिटी की भागीदारी रहेगी और कम्युनिटी को ये रियलाइज कराया जाएगा कि ये आपका काम है, इससे आपको फायदा होगा, तो निश्चित तौर पे वो कोई भी मॉडल हो वो जरूर सक्सेस होगा। अंत में मैं पत्रकारिता के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगी, बहुत ईमानदारी के साथ जब भी आप पत्रकारिता की पढ़ाई करें और आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, तो आप एक बात हमेशा अपनी पढ़ाई के दौरान ही डिसाइड कर लें कि आपको इस फील्ड में करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आप ये निर्धारित नहीं करेंगे कि इस फील्ड में आपको अपना करियर कहाँ पे बनाना है, आप अपने आप को आने वाले कुछ सालों में कहाँ पे देखना चाहते हैं, या सिर्फ आप पत्रकारिता की पढ़ाई में आपने इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि आपको दूसरे किसी मनपसंद विषय में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आपने पढ़ाई की, या फिर आप एक करियर के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एंकर बनना है, आपको रिपोर्टर बनना है, आपको किस फील्ड में जाना है। एक चीज हम आप सबको और बता दें कि आज के समय में आपको मल्टी स्किल आनी चाहिए। आपकी एक स्किल से आप आज के समय में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ रिपोर्टिंग आती है, सिर्फ फोटोग्राफी आती है, तो आप कतई सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफी भी आनी चाहिए, आपको वीडियोग्राफी भी आनी चाहिए, आपको रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक पत्रकार अगर मल्टी स्किल है तो आपको अपनी कहानी को बहुत बेहतर तरीके से पाठक के सामने परोस सकते हैं। आप जितने बेहतर तरीके से परोसेंगे उतना बेहतर आपका करियर बनेगा। बस आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है अपने करियर बनाने में। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, विषय पे समझ बनानी बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाएं, आजकल पत्रकारों में लिखने की स्किल बहुत कम हो गई है। वो हमेशा रिपोर्टिंग करने जब भी जाते हैं नोटपैड और पेन लेके नहीं जाते हैं। अभी आपको ये बहुत मजाक जैसी बात लग रही होगी कि हम रिपोर्टिंग करने जाएंगे नोटपैड और पेन क्यों नहीं लेके जाएंगे, पर जब भी आप प्रेस रिलीज में कभी जाएं और पत्रकारों को देखें तो आपको पत्रकारों के हाथों में डायरी और पेन बहुत कम मिलेगा। आप डायरी और पेन लेके जरूर जाएं। फोन आपका चार्ज होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी खाली होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जब आप फील्ड में जाएं। धैर्य बहुत होना चाहिए, मेहनत बहुत करनी है, समय लगेगा, आप सक्सेस जरूर होंगे। आप अगर शुरुआत में ही पैसा और फेम के पीछे भागे तो मुझे लगता है इस करियर में आप
को काफी मुश्किल होगी, आप शायद ना सक्सेस हो पाए। पर अगर आपने धैर्य बना के रखा, अपने काम से प्यार किया, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है और आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई के दौरान समझनी है और आप बहुत फोकस्ड होके काम करिए कि नहीं मुझे महीना बीट पे ही काम करना है, नहीं मुझे एग्रीकल्चर बीट पे ही काम करना है, नहीं मुझे क्राइम बीट पे काम करना है। जो भी बीट आपको पसंद हो, अगर उस पर आप फोकस्ड रहेंगे तो फिर ऐसा ना हो, आपके मन में भटकाव नहीं होना चाहिए कि आप एकदम स्पोर्ट्स की स्टोरी कर रहे हैं, एकदम क्राइम की। आप जिस भी बीट पे आपकी पकड़ हो वो बहुत मजबूत हो, फिर महिला मुद्दों पे जब कोई बात करे तो फिर दूसरा कोई आपके टक्कर का ना हो, आपकी उसकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। शुक्रिया आप सभी को कि आप सबने हमें इतने धैर्य के साथ सुना। कभी मौका लगा तो हम जरूर आपको दोबारा रूबरू होंगे। तब तक आप अपने बहुत सारे सवाल, शंकाएं जो भी आपको पूछना है लिख कर रखिएगा, अगली बार जब आएंगे तो उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।